Hello students, welcome back to Forensic Wala. My name is Nishani Sahu and today we are going to study another topic of forensic science which includes electromagnetic spectrum and spectroscopic methods. Like all those methods which use the principle of electromagnetic spectrum or it's based on electromagnetic spectrum is we are going to study, and we are going to study about the principle, apparatus, procedure and the importance and applications. Why? Because in PYQs and in the questions, whatever competitive exams we have, the basic questions comes on the principle and the working procedure and the importance. In this lecture, we are going to cover the instrumentations of atomic emission spectroscopy, atomic absorption spectroscopy, UV visible spectroscopy, infrared spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy, and Raman spectroscopy. All these instruments are used in different kind of labs, be it FSL, be it CSIR, be it CGTL, or any other instrumentation lab where they want to identify some metals, some poisons, and these are very much important. They are based on electromagnetic spectrum, and we will learn the principle in the next slide. First, what is electromagnetic spectrum? All electromagnetic waves travel at the speed of light in vacuum. First, they differ only in wavelength, frequency and energy. As wavelength decreases, frequency and energy increases. This thing you should remember, okay, at all times. As wavelength, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी डिक्रीज होती है. तो इसका मतलब ये है कि जो वेवलेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू frequency, okay, and it's also inversely proportional to energy. The visible part is only a tiny portion of the whole spectrum. जो visible part होता है उस region का वो बहुत ही tiny spectrum होता है, and इसके अलावा भी काफ़ी सारे regions होते हैं जिन पे instrumentations based होती है. अगर questions आता है कि आप spectrum का जो order होता है वो क्या है arrange करने के लिए, तो ये एक बार check कर लो. लो एनर्जी से शुरू होता है, ठीक है, लो एनर्जी से शुरू होता है टिल हाई एनर्जी. तो शुरू में रेडियो वेव्स विद द लोएस्ट एनर्जी, देन माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज. गामा रेज हैव द हाईएस्ट एनर्जी. अगर हाईएस्ट एनर्जी है मतलब लोएस्ट इसकी वेवलेंथ होगी, ठीक है. हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर लोअर वेवलेंथ. रेडियो वेव्स में क्या होगी? लोअर वेवलेंथ, ठीक है, लोअर वेवलेंथ, नो रेडियो वेव्स में होगी वेवलेंथ हायर, ठीक है. जो आपकी वेवलेंथ होगी वो हायर होगी, नोट कर लेते हैं यहाँ पे. जो वेवलेंथ है वो हायर है, लेकिन जो एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी है वो लोअर है. ओके, ठीक है. ऑलराइट, अब पहला है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पहले एक्साइट होते हैं, ठीक है. आप कैसे भी एक्साइट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन्स को. इट कुड बी फ्रॉम हीट, फ्लेम और प्लाज्मा, एंड देन दे गिव ऑफ लाइट विच व्हेन दे रिटर्न टू अ लोअर एनर्जी स्टेट. मतलब आपने एक फ्लेम या हीट कुछ दिया, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपने एक्साइटेड स्टेट पे चले गए. एक्साइटेड स्टेट के बाद वो किसी टाइम पे तो रिटर्न आ रहे हैं, तो जो जिस टाइम पे वो रिटर्न आ रहे हैं अपने एनर्जी स्टेट में, तब वो एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो एनर्जी जो है एक लाइट प्रोवाइड कर रहा है, विजिबल लाइट प्रोवाइड कर रहा है या एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. बस इतना याद रखो. द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड, द वेवलेंथ, अब वो जो एमिटेड एनर्जी है, ठीक है, उसके जो वेवलेंथ होगा वो हम यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट, एंड द इंटेंसिटी शोज हाउ मच ऑफ इट इज प्रेजेंट. सो बेसिकली वो जो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे वापस आया, उस इलेक्ट्रॉन ने एक एनर्जी एमिट की, ठीक है, एक लाइट एमिट की. तो जब वो लाइट एमिट की तो आप उस लाइट की वेवलेंथ को पता लगाओ. उस लाइट की वेवलेंथ के पता लगाने के बाद अब ये देखो कि एक्चुअली कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, और उस लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, उससे पता चलेगा कितना सारा एलिमेंट प्रेजेंट है. प्रिंसिपल, एटम्स जो होते हैं दे अब्सॉर्ब एनर्जी, दे बिकम एक्साइटेड. ये एक प्रोसीजर ही है, ठीक है. एटम अब्सॉर्ब एनर्जी, get excited,
and then they release that energy as light. The color of the wavelength of the emitted light identifies the element. जैसा कलर निकलेगा, जैसी इंटेंसिटी निकलेगी, उससे हम पता लगाएंगे कि क्या एलिमेंट है, कितना अमाउंट में प्रेजेंट है. तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों हो रहा है. अपैरेटस में देखो एक्साइटेशन सोर्स होता है जिससे फ्लेम या हीट या प्लाज्मा कुछ तो निकलेगा. एक होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मोनोक्रोमेटर जो पता लगाएगा कि कौन सी लाइट एमिट हुई है. एक होता है डिटेक्टर जो रीड करेगा वेरिएबिलिटी, एंड एक होता है रिकॉर्डर जो फाइनली रिकॉर्ड करेगा कि ये डेटा हमारे पास आया है. प्रोसीजर क्या है, आपको आपके सैंपल को भी पहले एक्साइट करना है, मतलब हीट देके फ्लेम देके कुछ भी आपको उस सैंपल को एक्साइट करना है. फिर उसके बाद आपको जो एमिटेड लाइट दिखेगी ना उसको सेपरेट कर देना, उसकी वेवलेंथ वगैरह स्टडी करने का उसको सेपरेट कर देना है, एंड देन आपको इंटेंसिटी मेजर करनी है. यहाँ पे देख लो प्रोसीजर. आप जो सैंपल है उसको एक एक्साइटेशन सोर्स में डालोगे, चाहे वो फ्लेम हो गया या जो भी हो गया. आप एक्साइटेशन सोर्स में डालने के बाद एटम्स जो सैंपल के अंदर प्रेजेंट है वो एक्साइट हो जाएंगे. तो जब एक्साइट हो जाएंगे तो आपने एमिटेड रेडिएशन ही मेजर करनी है, एंड वही कंपेयर करना है एमिशन लाइंस को जो आपके नोन स्टैंडर्ड्स हैं, आप उससे साथ कंपेयर करो और देखो कि क्या प्रेजेंट है. सो अब इम्पोर्टेंस में क्या है, it is useful for detecting and estimating metals and trace elements. चलो ठीक है, metals and trace elements के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे कि सोडियम प्रोड्यूसेस अ कैरेक्टरिस्टिक येलो एमिशन इन अ फ्लेम टेस्ट. चलो मान लो आपने किसी का फ्लेम टेस्ट किया, किसी एक सैंपल का, उसमें येलो एमिशन आ रही है, मतलब येलो लाइट दिख रही है आपको फ्लेम में, तो उसका क्या क्लियर मतलब ये है कि इसमें सोडियम प्रेजेंट हो सकता है. अब करते हैं हम एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. यहाँ काफी छोटे छोटे से ही टॉपिक होने वाले हैं, ज्यादा आप लोग को नहीं पढ़ना पड़ेगा इसको. इसके बस कुछ मेजर पॉइंट्स जो होते हैं जैसे वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह, बस आप वो पढ़ लो, बहुत इजी है लर्न करने के. Atomic absorption spectroscopy. It is an elemental analysis method for determining the concentration of metals in a given sample. इसका भी काम सिमिलर है. इसमें क्या होता है कि एक सैंपल में कितने मेटल्स या कौन सा मेटल प्रेजेंट है वो पता लगाने के लिए होता है. It is an analytical technique that measures the concentration of an element by detecting the amount of light absorbed by the atom of that element in gaseous state. ठीक है, इसका सीधा मतलब ये बनता है कि पिछले वाले में तो एमिट हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ग्राउंड एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट पे आते हुए. इसमें जो है एटम्स ना अब्जॉर्ब कर देंगे एनर्जी. जब अब्जॉर्ब कर देंगे वो जो हमने सोर्स दिया है, उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट अब्जॉर्ब हुआ है और उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है या कितना एलिमेंट प्रेजेंट है. द प्रिंसिपल इज, द टेक्निक यूजेस द प्रिंसिपल दैट free atoms generated in an atomizer can absorb radiation at specific frequencies. जो हमने अपना फ्लेम सोर्स वगैरह दिया है उससे जो फ्री एटम्स जनरेट हुए हैं वो अब्जॉर्ब कर देते हैं रेडिएशन. जो हमने रेडिएशन प्रोवाइड की है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में. तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वांटिफाइज द अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट एटम्स इन द गैसियस स्टेट. सो बेसिकली क्या करता है, जो भी ग्राउंड स्टेट एटम्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में जाके अब्सॉर्ब करने लग जाते हैं. एवरी ग्राउंड स्टेट मेटल अब्सॉर्ब्स लाइट रेडिएशन. ठीक है, ग्राउंड स्टेट में जो मेटल होता है वो अब्सॉर्ब करता है लाइट रेडिएशन, वो एक्साइट हो जाता है डिफरेंट वेवलेंथ पे, एंड यही जब वो अब्सॉर्ब कर लेता है फिर एक्साइट हो जाता है गैसियस स्टेट में, तब वही डिफरेंट वेवलेंथ और यूनिकनेस जो है हमें बताते हैं कि भाई कितना कौन सा मेटल कितना अब्सॉर्ब कर रहा है. ग्राउंड स्टेट एटम्स, ये एक वर्किंग है इसका देख लो. ग्राउंड स्टेट एटम्स इन गैसियस स्टेट ऑब्जर्व एनर्जी. जो ग्राउंड स्टेट एटम्स होते हैं वो गैसियस स्टेट में एनर्जी ऑब्जर्व कर लेते हैं एंड ट्रांजिशन कर जाते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड. आपको इतना ही याद रखना है, जो ग्राउंड स्टेट में एटम्स होते हैं वो एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं एंड देन वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं. एमिशन में क्या था, एक्साइटेड से ग्राउंड में आ रहे थे, इसमें क्या है ग्राउंड से एक्साइटेड में जा रहे हैं. When the ground state atoms absorb the energy, they change position from lower energy to higher energy. यही है, इस ground state से excited state में जा रहे हैं, तो lower energy से higher energy में जा रहे हैं और इसी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है. ठीक है,
दिस गिव्स राइज टू नैरो लाइंस कॉल्ड एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब इसकी वजह से हमें काफी सारी नैरो लाइंस दिखने लग जाती है जिसको हम स्पेक्ट्रा कहते हैं। The atoms absorb UV or visible light and make transition to higher electronic energy level. अब यही एटम्स जो है वो यूवी या विजिबल लाइट जो भी हम प्रोवाइड करें उसको अब्सॉर्ब करता है एंड और हायर एनर्जी लेवल पे जाता है। द एनालाइट कॉन्सेंट्रेशन इज डिटरमाइंड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ अब्जॉर्प्शन। अब यूवी और विजिबल लाइट जितना अब्सॉर्ब हुआ है उसके बेसिस पे ये पता चलता है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन एनालाइट हमारे पास है। ओके, लेट्स चेक द इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपके पास पहली चीज होती है अ लाइट सोर्स, दैट इज अ हॉलो कैथोड लैम्प, जो स्पेसिफिक होता है फॉर एलिमेंट जो भी आप डिजायरेबल एलिमेंट जो आप पता लगाना चाहते हो या आपको लगता है सैंपल में प्रेजेंट हो सकता है। फिर एक होता है सैंपल एटोमाइजर, इसका बेसिकली काम ये होता है, नेबुलाइजर होता है, वो आपके सैंपल को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करता है। वाई? बिकॉज जब आप गैसियस स्टेट में सैंपल कन्वर्ट हो जाएगा तो वो न्यूट्रल मेटल एटम्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। ऑलराइट, न्यूट्रल मेटल एटम्स प्रोवाइड करेगा एंड यस, न्यूट्रल मेटल एटम्स प्रोवाइड करेगा एंड देन इससे क्या होगा कि न्यूट्रल मेटल एटम्स जो है वो इजीली अब्सॉर्ब कर सकते हैं रेडिएशन को। तो सैंपल ऑटोमाइजर में आपको नेबुलाइजर याद रखना है एंड ये नेबुलाइजर जो है फ्लेम मेथड, मतलब देखो मैंने AAS पे काम किया हुआ है, सो मैं आपको बता सकती हूँ, एक अपैरेटस होता है एंड देन उसमें आपको बहुत ह्यूज अमाउंट में फ्लेम जाती है। जो फ्लेम होती है वो आपके सैंपल को एस्पायरेट कर लेता है। तो जब वो एस्पायरेट कर लेता है गैशियस मॉलिक्यूल बन जाते हैं, गैशियस मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है ताकि फ्री एटम्स मिल जाए। वही फ्री एटम्स जो होते हैं वो अब्सॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो होता है वो है मोनोक्रोमैटर। इससे मोनोक्रोमैटर क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट देता है। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ लाइट देता है, सारे पूरा स्पेक्ट्रम नहीं डाल देता। एंड जो डिटेक्टर होता है वो उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है एंड लास्टली आपके पास रिकॉर्डर एंड कंप्यूटर होता है जो उस अब्जॉर्बेंस को कैलकुलेट करते हैं एंड रिकॉर्ड करते हैं, आपको बताते हैं कि कितनी इंटेंसिटी है। एप्लीकेशंस में देखो तो देखो क्लिनिकल रिसर्च और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूज होता है, ड्रग सैंपल्स को, बायोलॉजिकल सैंपल्स को चेक करने के लिए। इन्वायरमेंटल एंड मरीन एनालिसिस में हम क्यों यूज करते हैं, हम वाटर एनालिसिस कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल टेस्टिंग कर सकते हैं। जिसपे मैंने काम किया था वो था एक रिवर वाटर सैंपल जिसमें हमें एलिमेंट्स मेटल्स चेक करने थे, हैवी मेटल कंटामिनेशन चेक करनी थी। तो वो उस चीज के लिए हमने AAS एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज किया था। सो आप देख सकते हो इन्वायरमेंटल एंड मरीन एनालिसिस के लिए भी यूज होता है। देन फूड एंड बेवरेज एनालिसिस के लिए भी AAS इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फूड एंड बेवरेज में भी काफी मेटल्स वगैरह एडल्ट्रेशन हो सकती है। देन माइनिंग ऑपरेशन में तो डेफिनेटली आपको पता लगाना है कि कौन सा प्रेशियस मेटल है एंड टॉक्सिकोलॉजी में डेफिनेटली आपको ये पता लगाना है कि बॉडी में कौन सा हैवी मेटल एक्यूमुलेशन हुई है। अब है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिंगल मतलब ये है कि एक जो इसको पहली बात तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री भी कहते हैं एंड एक जो स्पेक्ट्रम था यूवी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था उसमें से जो अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन्स है ना उसी को ये ऑब्जॉर्ब करता है। तो अगर कोई मेटल या कोई सैंपल यूवी अल्ट्रावायलेट रेज एंड विजिबल रेंज दोनों ही ऑब्जॉर्ब कर रहा है तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। इसको इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन भी होता है इसमें। एक बार प्रिंसिपल भी देख लेते हैं। UV visible spectroscopy is used to obtain the absorbance spectra of a compound in a solution or as a solid। मतलब हम जिस भी कंपाउंड का ऑब्जॉर्बेंस चेक करेंगे वो सोल्यूशन में भी हो सकता है या सॉलिड में भी हो सकता है, दैट वोंट बी अ मैटर। दूसरा है कि एक्चुअली ऑब्जर्व क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज एक्चुअली ऑब्जर्व स्पेक्ट्रोस्कोपिकली इज जो भी ऑब्जॉर्बेंस होती है लाइट एनर्जी की या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जो भी हमने रेडिएशन दिया है या हमने एनर्जी भेजी है वो जो ऑब्जॉर्व होती है वो क्या करती है, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स उठाती है और एक्साइटेड स्टेट पे ले जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स पहले यूवी या विजिबल में से कुछ तो अब्सॉर्ब करते हैं और फिर चले जाते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे। तो यही चीज है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी। तो वर्किंग कैसी है, the technique measures the absorption of light across the ultraviolet and visible light wavelengths through a liquid sample। चलो आपने ये पढ़ लिया।
द टेक्निक मेजर्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट अक्रॉस द अल्ट्रावायलेट एंड ये ओके आई थिंक ये 2 बार रिपीट हो गया है, सो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं. A beam of light from visible and UV light source is separated into its component wavelengths by a prism or diffraction grating. तो इसका मतलब है कि जो भी एक लाइट है विजिबल या अल्ट्रावायलेट सोर्स का, वो डिफरेंट कंपोनेंट्स वेवलेंथ्स में सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ अ प्रिज्म और अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. ईच मोनोक्रोम, अब सिंगल वेवलेंथ वाली जो लाइट होती है वो स्प्लिट होती है 2 डिफरेंट इंटेंसिटी बीम्स में, एंड ठीक है वो भेजी जाती है. जो वन बीम, एक सैंपल बीम होता है वो क्यूवेट, एक क्यूवेट में हमारा सैंपल होता है ना, तो जो सैंपल बीम होता है एक बीम मान लो वो जाता है क्यूवेट से जिसमें सोल्यूशन होता है जिसको हमें स्टडी करना है, ठीक है, एंड एक जाता है स्टैंडर्ड सैंपल में. तो जो द इंटेंसिटी होती है इन लाइट्स की, जो इंटेंसिटी होती है इन लाइट बीम्स की, फिर उसको हम मेजर करते हैं एंड देन कंपेयर करते हैं. तो इसका मतलब ये है कि अगर देखो, अगर हमारा मोनोक्रोमैटिक लाइट 2 पार्ट में सेपरेटेड है तो एक जा रहा है स्टैंडर्ड में, एक जा रहा है सैंपल में. अब सैंपल में जो हमारा जो सैंपल है वो क्यूवेट में है, तो उसके अंदर जो कंपाउंड है उससे तो लाइट पास होगी ना. अब वो जो कंपाउंड है वो कंपाउंड ही तो अब्सॉर्ब करेगा. अब वो कंपाउंड ने अगर अब्सॉर्ब कर दिया तो हमें पता चल जाएगा बेस्ड ऑन अब्सॉर्बेंस की कितना ज्यादा संपर्क है. तो अभी देखो आपका लाइट सोर्स है, डायग्रामेटिकली देख लो. लाइट सोर्स है, आपने लेंस में लाइट सोर्स गया, सोल्यूशन के थ्रू पास किया, ये क्यूवेट समझ लो, सोल्यूशन के थ्रू पास किया, ये इनिशियल इंटेंसिटी वाली लाइट थी, ये फाइनल लाइट है, ठीक है, ये फाइनल इंटेंसिटी, ये इनिशियल इंटेंसिटी. तो फिर वेवलेंथ सिलेक्टर, अभी सिलेक्ट किया वेवलेंथ, फिर प्रिज्म में गया, ओके, प्रिज्म में गया, प्रिज्म में जाके एक स्पेक्ट्रम बना. तो इससे हमें पता चल गया कि पहले जो वेवलेंथ सिलेक्टर तो हमें था ही, हमें तो एक सिंगल मोनोक्रोमैटिक चाहिए था, पर जब डिफ्रैक्शन और ग्रेटिंग हुई उस समय ये पता चल गया कि एक्चुअली कौन सा सैंपल है, मतलब कौन क्या कंपाउंड है और उसने कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी उसने विजिबल या अल्ट्रावायलेट रेज अब्सॉर्ब किया है. अब आते हैं हम IR एंड FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी में. IR spectroscopy defects frequencies of infrared light that are absorbed by a molecule. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, वो एक डिटेक्ट करता है फ्रीक्वेंसीज को इंफ्रारेड लाइट के. मतलब अब सबका प्रिंसिपल सेम ही है, लेकिन अब इसमें है कि अगर मॉलिक्यूल ने इंफ्रारेड लाइट को ऑब्जॉर्व किया है तो हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करेंगे. जो मॉलिक्यूल्स है वो ऑब्जॉर्व करते हैं स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनर्जी. मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे ही एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं एंड वो अपने अपने एक्साइटेड मॉलिक्यूलर स्टेट पे चल जाते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस होती हैं उसमें चल जाते हैं. मैटर ऑब्जॉर्ब्स स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज, इसलिए एक डिफरेंट स्पेक्ट्रल सिग्नेचर बन जाता है. तो देखो अब इसका कंपोनेंट्स एंड मेजर सोर्स देखो क्या है. एक आपके पास इंफ्रारेड लाइट सोर्स होती है, एक मोनोक्रोमैटर होता है या फिर डिस्पर्शन ग्रेटिंग होता है, फिर बीम स्प्लिटर होता है, ठीक है. आपके पास IR सोर्स है, उसको मोनोक्रोमैटिक लाइट पे कन्वर्ट किया. फिर आपके पास बीम स्प्लिटर है. बीम स्प्लिटर से क्या है, एक सैंपल होता है जो एक सैंपल होल्डर होता है जिसमें सैंपल होता है. बीम स्प्लिटर से बीम जो है सैंपल में जाती है. एक रेफरेंस होल्डर होता है, रेफरेंस होल्डर में जिसमें आपका स्टैंडर्ड सैंपल होता है उसमें भी बीम जाती है. और डिटेक्टर से पता चल जाता है कि उन दोनों सैंपल्स का, जो स्टैंडर्ड एंड अननोन सैंपल है, क्या इंटेंसिटी और जो ऑब्जॉर्बेंस है वो सेम आ रही है कि नहीं, एंड देन रीड आउट डिस्प्ले. तो पहले होता है आप सैंपल को इरेडिएट कर दो, ठीक है. इरेडिएट मतलब आप सैंपल में इंफ्रारेड लाइट की रेडिएशन भेज दो. जो लाइट होता है वो कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है. जो इंफ्रारेड यहाँ पे IR है, जो IR लाइट है वो इंटरेक्ट करता है कंपाउंड्स के साथ. सम लाइट ऑब्जॉर्ब हो जाती है, सम पास हो जाती है. तो IR लाइट जो ऑब्जॉर्ब हो जाती है वही पता चलता है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है. अब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी देख लो. आपके पास एक IR सोर्स है, एक बीम स्प्लिटर है, ये आपका रेफरेंस सैंपल है, ये आपका मेन सैंपल है. ये दोनों में ही चला जाता है एंड देन दोनों से जाके यहाँ पे स्प्लिट होके डिटेक्टर पे आ जाता है. मतलब ये लाइट भी यहाँ से जाती है और ये लाइट भी यहाँ से जाती है. लाइट तो दोनों एक ही है, तो एटलीस्ट रीड आउट डिस्प्ले में पता चल जाता है.
अब वाइब्रेशंस मतलब मैंने कहा था ना कि एक्साइटेड स्टेट पे चल जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट पे ये मॉलिक्यूलर जो है वाइब्रेशंस में पहुंच जाते हैं। अब दो टाइप की वाइब्रेशन होती है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में क्या होता है, जो बॉन्ड होता है, जो टू मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड होता है वो बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट कर रहा होता है। एंड बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होता है, थोड़ा बॉन्ड एंगल में, मतलब ऐसे एंगल है तो थोड़ा वो बॉन्ड एंगल में चेंजेस हो जाते हैं। उस पर भी थोड़े बहुत चीज़ें हैं जो लाइव लेक्चर्स आप चेक करोगे तो बहुत डिटेल में समझाया जाएगा। अभी हम इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस की बात करें तो देखो, क्वालिटेटिव एनालिसिस में काफ़ी काम आता है। दैट इज IR स्पेक्ट्रम इज यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं अननोन्स या फिर जो भी अननोन सैंपल है, ताकि हम उसे स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी से चेक करके डिटेक्ट कर सकें। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी यूज होता है। फिर स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है, बॉन्ड टाइप्स पता चलता है। मैंने कहा आपको कि बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट कर रहा है या बॉन्ड एंगल में चेंज है, तो फंक्शनल ग्रुप्स और उनके टाइप्स में भी डिफरेंस बता सकता है। फॉरेंसिक एप्लीकेशन में तो देखो, ड्रग पता चलती है, पॉलीमर पता चलता है, पेंट एंड फाइबर पता चलता है, एंड डॉक्यूमेंट पता चलता है। देन एडवांटेजेस भी यही है कि बहुत क्विक टूल है, जल्दी आइडेंटिफाई कर लेता है बॉन्ड्स को, यूजफुल होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए, एंड वाइडली यूज्ड होता है इन क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा FTIR, और हम FTIR भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो FTIR जो है, दैट इज फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें एक इंफ्रारोमीटर होता है जो सारी इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसीज को साइमल्टेनियसली डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, एक इसमें एक ऐसा अपैरेटस होता है जिसकी वजह से सारी इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसीज जो है वो हमें पता लग जाती है। ऑल रेजोल्यूशन एलिमेंट्स एंड वेवलेंथ इंटरवल्स मेजर्ड साइमल्टेनियसली। अब इसमें भी चाहे वो एलिमेंट्स के रेजोल्यूशन हो, चाहे वो डिफरेंट वेवलेंथ इंटरवल्स हो, सब एक साथ पता चल जाता है। FTIR uses interferometry to record information about material placed in IR beam. Fourier transform converts infragram signal into infrared spectrum. ठीक है, अब जो ये Fourier transform एक apparatus जो है, ये इंफ्राग्राम सिग्नल जो भी हमारे पास सिग्नल आता है उसको एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट कर देता है कि अब आप डिटेक्ट कर लो और इंटरप्रेट कर लो। वर्किंग देख लो क्विकली। When IR radiation passes through sample, when IR radiation passes through sample, some radiation is absorbed by the sample, यहाँ हमें मालूम है this is the first step. Some passes out, ठीक है, मतलब ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो जो रिजल्टिंग सिग्नल होता है डिटेक्टर में, वो बताता है एक मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट कि इतना सैंपल जो है हमारा अब्जॉर्ब हो गया, इतना सैंपल जो हो गया हमारा एमिट हो गया। तो ये एक फिंगरप्रिंट बन जाता है कि जो भी हमारा अब अगर ये बेस लाइन बन गया है, ठीक है, अगर ये एक स्टैंडर्ड से कंपेयर होके क्लियर आउट हो गया है, तो ये लाइब्रेरी में हम सिलेक्ट कर सकते हैं ना कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का या इस पर्टिकुलर एलिमेंट का ये मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट है कि इतना ही ऑब्जर्व होता है, इतना ही जाता है, इस तरह से। सेकेंड है मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट। डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस डिफरेंट स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट्स। अब आपके किसी कंपाउंड में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह अटैच्ड है या डिफरेंट कोई चीज़ अटैच्ड है, तो वो डिफरेंट स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट्स ही देगा। तो यूजफुलनेस अराइज तब होती है जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट यूनिक स्ट्रक्चर। अब इंस्ट्रूमेंटेशन देखो फिर से। IR सोर्स होता है, एक इंफ्रारोमीटर होता है जिसको माइकलसन इंफ्रारोमीटर बोलते हैं, बीम स्प्लिटर होता है, बीम स्प्लिटर से मिरर में जाता है, मिरर से होके दो सैंपल में जाता है, एक सैंपल कंपार्टमेंट में जाता है, एक दूसरे नॉन स्टैंडर्ड में जाता है, फिर डिटेक्टर एंड रीड आउट डिस्प्ले। सबका इंस्ट्रूमेंटेशन आप देखोगे बहुत ही सिमिलर है, बस थोड़े बहुत नाम्स में आपको ध्यान देना है, ठीक है। कंपैरिजन देख लेते हैं, ट्रेडिशनल IR क्यों नहीं है, FTIR ही क्यों। स्पीड में बात करें तो IR का जो ट्रेडिशनल IR होता है बहुत स्मॉल कॉलेजेस लैब्स वगैरह में स्लो होता है, थोड़ा सीक्वेंशियल होता है कि इसके बाद ये करेंगे। FTIR थोड़ा फास्ट होता है क्योंकि साइमल्टेनियस होता है, आप एक बार में काफ़ी एनालिसिस कर सकते हो। जबकि मेथड देखो, ट्रेडिशनल में डिस्पर्सिव होती है, मतलब प्रिज्म या ग्रेटिंग यूज होता है, और FTIR में इंफ्रोमेट्री होता है जो वेवलेंथ सिलेक्ट वगैरह कर लेगा। मेजरमेंट में बात करें तो एक वेवलेंथ एट अ टाइम यूज होता है, उसमें काफ़ी वेवलेंथ रैपिडली साइमल्टेनियसली यूज हो सकते हैं। सेंसिटिविटी में IR थोड़ा लोअर होता है और FTIR काफ़ी हाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। एंड वर्सिटिलिटी में IR की वर्सिटिलिटी लेस है, FTIR की मोर है। एप्लीकेशंस देखो, सैम्पल आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी यूज़ होता है, जैसे कि एनालिटिकल, इंडस्ट्रियल, एकेडमिक लेबोरेटरीज में बहुत पावरफुल टूल है, जिसमें आप पता लगा सकते हैं कि पॉलीमर कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं,
फॉरेंसिक एप्लीकेशन आप देखो तो काफ़ी ड्रग आइडेंटिफिकेशन, इम्प्योरिटीज़, पेंट एनालिसिस, फाइबर एग्जामिनेशन में काफ़ी यूज़ होता है। जो मैंने काम किया था वो था पॉलीमर कैरेक्टराइजेशन, बट मैंने FTIR में नहीं, मैंने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया था। बिकॉज FTIR एंड रमन की भी बात करें तो कुछ कॉन्स होते हैं एंड कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, सो जिसकी वजह से हमें सैम्पल अपना इंस्ट्रूमेंट वाइजली चूज करना पड़ता है, एंड देर टाइम कंस्ट्रेंट्स भी हो तो भी इंस्ट्रूमेंटेशन पे डिफर करता है। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, दैट इज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है प्रिंसिपल, डायरेक्टली हम इसके प्रिंसिपल पे जा रहे हैं। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, स्कैटरिंग होती है मोनोक्रोमैटिक लाइट की और वो इंटरैक्ट करता है सैंपल के साथ। स्कैटरिंग होती है मोनोक्रोमैटिक लाइट की और इंटरैक्ट करता है सैंपल के साथ। तो जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक होती है वो यूटिलाइज करती है यही इंटरेक्शन ऑफ लाइट, ये लाइट किस तरह से मैटर में इंटरेक्ट कर रहा है वही हम देखते हैं। तो इसमें ये किस पे बेस्ड होता है, इनइलास्टिक लाइट स्कैटरिंग। और ये मेजर क्या करता है, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, लो फ्रीक्वेंसी मोड्स ऑफ मॉलिक्यूल। ये चार सिर्फ प्रिंसिपल है, ठीक है, ये चार से एक पॉइंट ब्रीफ प्रिंसिपल है। एंड अब वर्किंग में आप समझ जाओगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो रेली वर्सेस रमन स्कैटरिंग देख लो। बेसिक वर्कफ्लो तो ये वाला है, देख लो आप। लेजर होता है जो एमिट करता है रेडिएशन, सैंपल में जाता है, सैंपल में रेडिएशन होने के बाद जो लाइट्स निकलती है वो फिल्टर आउट होती है एंड उसको फिर हम डिटेक्टर से चेक करते हैं। तो रेली जो इलास्टिक स्कैटरिंग होती है, हमने कहा क्या प्रिंसिपल में इनइलास्टिक स्कैटरिंग हम चेक करते हैं। तो इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होती है, 99% ऑफ द स्कैटरिंग, मतलब कोई एनर्जी चेंज नहीं होता। और होता है स्टोक्स रमन, scattered photon has lower energy। ये जो देखो इतना ये होता है कि एक्चुअली जब हम रमन पढ़ते हैं, ठीक है, हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो बहुत सारे जो एनर्जी होती है वो इजीली स्कैटर हो जाती है, इतना मैटर में ध्यान नहीं देती। लेकिन कुछ फोटॉन्स होते हैं जिनकी एनर्जी में ना चेंज आता है, एकदम बहुत माइन्यूट सा चेंज आता है। वही जो चेंज है वही रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी चेक करता है, ठीक है। आपके पास लाइट सोर्स होती है apparatus में, सैंपल को आप इल्यूमिनेट करते हो, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल होता है जिससे पता चलता है कि कितना क्या क्या कौन सा जो फोटोन्स है या कितने फोटोन्स है जो एनर्जी चेंज में आए हैं। डिटेक्टर होता है, फिर डिटेक्टर से फिल्टर, ऑप्टिकल सिस्टम एंड कंप्यूटर, ये इसके सिर्फ apparatus है। इसकी एक छोटी सी चीज याद रखनी, पहली बात ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है, दूसरी बात ये कि जब एक मोनोक्रोमैटिक लाइट जो होती है, लेजर लाइट जो होती है, वो सैंपल में जाती है तो 99% ऑफ द फोटॉन्स जो है वो इलास्टिकली स्कैटर हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ फोटॉन्स होते हैं जिनकी एनर्जी में आती है थोड़ी सी चेंजेस, वही चीज रमन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो कैच करता है, ठीक है, वही चीज रमन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैच करता है एंड एक मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट जनरेट करता है, जस्ट लाइक FTIR, ठीक है। एंड हम क्यों एडवांटेज देते हैं इसको, क्योंकि पहली बात ज़्यादा रैपिड है, नॉन डिस्ट्रक्टिव है एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, देन इनएक्सपेंसिव है एंड मिनिमल सैंपल। एक्सपेंसिव तो है बट कॉस्ट इफेक्टिव भी कहा जा सकता है। जब मैं आपको ये बताती हूँ कि इनइलास्टिकली चल जाता है, आप यही समझो कि अगर मैंने एक वेवलेंथ पे, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे अपनी लेजर लाइट दी है तो फोटॉन्स जो है वो सैंपल से इंटरेक्ट करने के बाद भी उसी वेवलेंथ में बाहर निकलेंगे। लेकिन 1 in 10 मिलियन ऐसे फोटॉन्स होते हैं जिसमें थोड़ी सी वेवलेंथ में चेंजेस आती है, उसी चीज को हमें कैच करना है, वही चीज बताएगा कि हमारा क्या पॉलीमर है या हमारा क्या सैंपल है, ठीक है। फॉरेंसिक एप्लीकेशन में भी देखो, ड्रग आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लोसिव आइडेंटिफिकेशन, अडल्ट्रेंट एनालिसिस, पॉलीमर आइडेंटिफिकेशन, इन सब में काफी यूज होता है। कंपैरिजन देखो IR और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो पहली बात IR में अब्जॉर्प्शन कितनी हो रही है इंफ्रारेड लाइट की वो चेक होती है, और रमन में कितना कितना स्कैटरिंग हो रही है बेस्ड ऑन डिफरेंट वेवलेंथ वो चेक होता है। लाइट सोर्स में देखो तो हम IR वेवलेंथ यूज करते हैं और रमन स्पेक्ट्रोस्कोप में हम कोई लेजर लाइट यूज करते हैं। जो मैंने जिस पे काम किया था वो था 532 नैनोमीटर, क्योंकि मुझे माइक्रोप्लास्टिक आइडेंटिफिकेशन पे काम करना था। मेजरमेंट होता है, तो IR में देखते हैं कि किस वेवलेंथ पे ऑब्जॉर्ब हुआ है, और रमन में देखते हैं कि जो स्कैटर्ड लाइट कलेक्ट हुई है किसमें वेवलेंथ में चेंजेस थी, एनर्जी में चेंजेस थी। सैंपल प्रिपरेशन में बहुत
प्रिपरेशन रिक्वायर होती है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में रिक्वायर्ड नहीं होती है। मेरा तो सैंपल था वो तो फिल्टर पेपर पे था, मतलब डिफरेंट टाइप के फिल्टर पेपर्स होते हैं, नॉट द प्रॉपर सेल्यूलोज वन, डिफरेंट टाइप के फिल्टर पेपर्स होते हैं। मेरा पीवीडीएफ फिल्टर पेपर था, सो उस पे हम लोग माइक्रोप्लास्टिक का चेक करते हैं। हाँ, उससे पहले आपको प्रिपरेशन करनी है, बट फॉर इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ कोई प्रिपरेशन नहीं है ज़्यादा। अब कंटेनर देखें तो आईआर में लिमिटेड होती है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपिक में प्लास्टिक, ग्लास कंटेनर्स चल जाते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, आईआर कभी कभी अपने लाइट से शायद डिस्ट्रक्ट करे, और रमन जो है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव है। लेकिन कई बार अगर आप बहुत ही रॉन्ग लेजर यूज करते हो अपने सैंपल के लिए, अगर वो सैंपल होल्ड नहीं कर सकता, विथस्टैंड नहीं कर सकता, देन वो सैंपल जो है डिग्रेड हो जाएगा। देन इन्फॉर्मेशन में देखें तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वाइब्रेशनल मोड देती है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशनल मोड, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग के वाइब्रेशंस के अलावा भी डिफरेंट उसके टाइप्स है, वो आप लाइव लेक्चर्स में स्टडी करोगे। एंड रमन जो है वाइब्रेशनल रोटेशनल दोनों मोड्स देता है। ओके, एक और बचा है हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो, जो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो एक एनालिटिकल टेक्निक है जो कि हम स्टडी करते हैं ये देखने के लिए कि उस जो मटेरियल का सरफेस है वो क्या है, एंड उससे कितना इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हो रहा है या एमिट हो रहा है। इससे हमें ये पता चलेगा कि एलिमेंट्स कौन से प्रेजेंट है, केमिकल स्टेट क्या प्रेजेंट है, उनकी क्या कॉम्पोजिशन है सरफेस की। तो कई बार क्या होता है, आप एक जो सैंपल रहता है, आपका सैंपल एक्सपोज करते हो आप एक्सरे से या अल्ट्रावायलेट रे से, ठीक है, एक्सरे से चलो मान लो, तो वो जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देती है, ठीक है, उस सैंपल के एटम से, उस सैंपल के सरफेस से। फिर हम उसी एनर्जी को डिटेक्ट करते हैं, मेजर करते हैं टू अंडरस्टैंड कि ये है क्या। अब इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा टेक्निक है जो आइडेंटिफाई करता है एलिमेंट्स को और उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन को एक मटेरियल्स के सरफेस से बाय मेजरिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय जब हम मेजर करते हैं वो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जब वो एमिट हो चुके हैं, हमने एक रेडिएशन दे दी, वो एमिट हो चुके हैं, उसको ही मेजर करके हम बता सकते हैं कि क्या एलिमेंट है प्रेजेंट या क्या केमिकल बॉन्डिंग है प्रेजेंट, ठीक है। तो जो एक्सपीएस होता है वो होता है एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, ये एटॉमिक सरफेस से काम करता है। जो एक्सरे फोटोन्स होते हैं वो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट कर देते हैं, ओके, ये आपको इतना ही याद रखना है। अब समरी एंड फॉरेंसिक इंटीग्रेशन तो आपको मालूम है, ये आपने देखा ही है ऑलरेडी कि फॉरेंसिक इंस्ट्रूमेंटेशन आपका, देखो आपका AES एंड ASS जो है वो एलिमेंटल मेटल एनालिसिस के लिए होता है, पर डिस्ट्रक्टिव टेक्निक होती है क्योंकि उसमें फ्लेम सोर्स यूज हो रहा होता है ना, तो आपका सैंपल तो डिस्ट्रक्ट हो ही रहा है, या जितना सैंपल यूज हो रहा है एटलीस्ट उतना डिस्ट्रक्ट हो रहा है। जो यूवी विजिबल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो थोड़ा मॉलिकुलर केमिकल फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज होती है, वो नॉन डिस्ट्रक्टिव होती है। XPS जो है वो थोड़ा सरफेस एनालिसिस के लिए होता है, जो भी सरफेस पे है। तो यही है कि हम बहुत सारे मेथड यूज कर सकते हैं, हम अपने सैंपल्स को डिवाइड करके काफ़ी चीज़ें पता लगा सकते हैं। तो इसमें यही होता है कि एविडेंस होती है, उसकी स्क्रीनिंग होती है, कंफर्मेशन होता है, रिपोर्ट होता है। आप एक बार ये अच्छे से रीड कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि सॉलिड एनालिसिस में कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, लिक्विड एनालिसिस में कौन से यूज होते हैं। एंड थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड आपको कोई भी एडमिशन से रिलेटेड क्वेरीज हो, आपको कोई और टॉपिक चाहिए जिस पे आपको लगता है कि एक वीडियो बननी चाहिए, या फिर ऐसे कोई टॉपिक्स है जिस पे आपको डाउट हो या रिगार्डिंग एडमिशन एनीथिंग, आप इस दिए गए ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हो। ऑल राइट, टेक केयर, हैव फन, बाय बाय।